गुलाम नबी आज़ाद साहब को कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा, उसकी बेसिक मेंबरशिप को से रिज़ाइन कर दिया। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे बहुत दुख हुआ जिसने यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक इस जमात के साथ खड़े रहे, इस देश को बनाने के लिए खड़े रहे। और ये सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं थे, ये गांधी परिवार के एक हिस्सा थे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक, जैसे राहुल गांधी हैं वैसे ही ये सोनिया गांधी के इतने करीब थे। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इन्हें इस जमात को और इस ख़ानदान को छोड़ना पड़ा। ये तो गुलाम नबी आज़ाद ही कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ज़रूर राहुल गांधी के वो जो संगठन है जो उनके करीब है, उसमें कोई एजेंट ज़रूर बैठा हुआ है जो न सिर्फ राहुल गांधी को गलत राय दे रहा है बल्कि कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए इन कदावर लीडरों को, 23 लीडर हैं जिनको एक सिंपल चिट्ठी लिखी थी उनने कि साहब इसमें सुधार लाइए, इसमें डेमोक्रेसी लाइए पार्टी में और इसमें इलेक्शन कराइए, वो आज तक नहीं हो रहा है। ये है इनकी मांग। इनकी मांग नहीं थी कि नेताओं को निकालने की, मगर वो जो वहाँ पे शख्स बैठा हुआ है जो इनको ये कानाफूसी कर रहा है, ये तुमको गिराने के लिए कोशिश हो रही है, वो गलत आदमी है। उसको इनको बाहर निकालना चाहिए और इन लीडरों को वापस लाना चाहिए अगर इस जमात को ज़िंदा रखना है और इस जमात को आगे चलाना है। मैसेज सारे कांग्रेस के लोगों को दे रहा हूँ कि आज खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि अगर बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिंदुस्तान में एक स्ट्रांग अपोजिशन की है जो हुकूमत को कंट्रोल कर सके। इसलिए इस वक्त कांग्रेस को अपनी वो अपोजिशन खड़ी करनी पड़ेगी, मजबूती से खड़ी करनी पड़ेगी अगर भारत को आगे ले जाना है। देखिए मैं आपको ये बहुत गलत प्रोपेगेंडा है। मैंने कहा ना, ये कांग्रेस के दुश्मन जो हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मोदी जी ने किया क्या? एक अच्छे आदमी की तारीफ की, उनकी आंखों में आंसू आए कि इस आदमी ने काम किया है, देश की भलाई के लिए काम किया है, कोई बीजेपी या किसी के लिए नहीं काम किया, देश के लिए काम किया। इसीलिए इस देशभक्त के लिए वज़ीर आज़म ने उसकी तारीफ़ की। तो क्या तारीफ़ की तो क्या बीजेपी का बन गया? क्या वज़ीर आज़म तारीफ़ नहीं कर सकते किसी की? यही हैं वो लोग जो कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। फारूक अब्दुल्ला को तो कई बिल्कुल हो गई है। फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तानी भी कहा, फारूक अब्दुल्ला को खालिस्तानी भी कहा गया। मगर मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। मैंने जीना यहाँ है और मरना यहाँ है। मैं इन आरोपों से डरने वाला नहीं। आरोप आते हैं, आरोप जाते हैं, इंसान आगे चलता जाता है। गांधी पे कम आरोप लगे, मगर गांधी ने इस देश को, वो तिरंगा लड़ा, वक्त आ गया जब तिरंगा नेहरू ने लाल किले पे लहराया। वो कुर्बानियाँ मत भूलिए इस जमात की, उन नेताओं की जिन्होंने अंडमान में काला पानी में रहकर, भगत सिंह ने जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, अभी मत भूलिए। इंडियन नेशनल आर्मी को मत भूलिए, सुभाष चंद्र बोस को मत भूलिए, शाहनवाज खान को मत भूलिए, और उन सब शहीदों को मत भूलिए जिनने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये आज वो सब भूल गए हैं और सिर्फ आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। जब वो करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सब कंजक्चर्स हैं, जब ये होगा और हमसे कहेंगे हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारा दिल खुला है, ज़रूर बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं। Extremely sad. My heart is bleeding that he has left a party that he worked for 50 years. He was not only a member of the party, he was a member of the family. He was one of the Gandhi family members.
and they trusted him and they treated him as one. What happened, I think, is sad. There must be some people in that or near that house who are trying to destroy that house and destroy the party itself. Otherwise, this situation would have never arisen. Never arisen. When they wrote that letter, those 23, they had all the respect, and they still have all the respect for the family. And that respect will always remain. But they did not treat that letter as it should have been treated. That is one of the tragedies that these people have felt. That is what I said before. He was not only a member of Congress, he was a member of the family. And if he was treated like this, obviously he felt completely ignored. He felt that he was part of the thing, and what he was saying was for the good of the family as well as of the party. And I tell you very frankly, there must be somebody in that central position who is not a member or good well-wisher either of the Congress party or of the Gandhi family. And they must try and trace him out before he destroys them further and he weakens the party further. I think my advice to all of them will be, it's a most difficult time for not only the party but the nation. We're on crossroads. We have enemies on all sides. Time has come when we have to unite to strengthen the party and strengthen this nation. Therefore, rethink, re-sit down and try and mend fences. Unless you mend fences, we're not going to get anywhere. For us, Congress is very important. Today, opposition has to be strong. As the Prime Minister himself said, a strong opposition is needed to control the government. And I think Congress can give that strong opposition. I hope they will try to listen to what I have said in the best interest of the party and the nation. I will advise every one of them, of those 23 and others, think for the nation and think for the party. Party will remain only if the nation will remain. If nation sinks, no party will remain. Therefore, rethink, not once, but 1,000 times, rethink. My best wishes. God bless him. इसमें कहीं ना कहीं पे बीजेपी का फायदा होने वाला है और जो सिचुएशन हम पिछले 2-1 साल से देख रहे हैं या जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद साहब को एक टेयरफुल सेंड ऑफ किया, टेयरफुल अपना ये विदाई दी, उसके बाद से अगर आप सीक्वेंसेस देखें तो यही लगता है कि कुछ न कुछ इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं पे कोई दूसरा हाथ हो सकता है जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंच सकता है। पीएचडी और यहाँ पे जो ये पार्टी अगर फिर से मतलब एक पार्टी है वो या अगर आजाद साहब कोई अपनी दूसरी पार्टी, देखिए अगर उनको पीछे से एजेंडा यही दिया गया कि आप पीएचडी में शामिल हो जाइए और उनको उनका प्रोग्राम ये हो कि पीएचडी को तोड़ना है तो वो पीएचडी में चले जाएंगे। सर इसी से जुड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर रीजनल पार्टीज को माना जाता है कि काफी डैमेज होने वाला है अगर आजाद साहब एक नई पार्टी इमर्ज करती है तो यहाँ पर आप बताइए कि नुकसान किन किन पार्टी, मैंने पहले ही कहा, बीजेपी को कितना नुकसान, मैंने पहले ही कहा कि जिस वक्त बीजेपी को लगा कि जो हमने यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की थी वो उनको बेनिफिट नहीं दे पा रही है, तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक परसेप्शन है कि उन लोगों को साइडलाइन करके अब एक नया एक एंटिटी क्रिएट की गई है फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फ्रेंचाइज। और फ्रेगमेंटेशन से किसको फायदा हो सकता है ये आप भी जानते हैं, ये आवाम भी जानती है। तो नेक्स्ट स्टेप कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो
many leaders have gone from that party. जी। तो अभी क्या आपकी लाहेमल फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, आप सबसे पहले तो आप उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं कोई किसी किरदार खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड, उनका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं वो सब के सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज रहे हैं, न कि कांग्रेस पार्टी के बल्कि गुलाम नबी आजाद साहब के। तो उसके तहत उनको यही लगता है कि हमें उनके साथ ही जुड़ा रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप पूरी जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर नजर दौड़ाएं तो उनमें से कोई आपको कोई इंटेलेक्चुअल एंटिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है, आजाद साहब ने अपने इर्द गिर्द सिर्फ मीडियोकर्स को रखा है और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर कोई इंटेलेक्चुअल हो या पढ़ा लिखा हो या उसकी कोई इमेज ज्यादा हो, तो उसमें वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मीडियोकर्स की फौज उन्होंने बनाई है, तो मीडियोकर्स ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कोठी आजाद साहब को मिली थी उसमें एक्सटेंशन दिया गया, उससे पहले एक बड़ा अवार्ड भी उनको दिया गया बीजेपी की तरफ से, और उससे देखिए, पहले ये एक जो तो उसको कैसे लोगों देखते हैं? के दिलों में जो खदशात हैं, जिन खदशात के तहत वो ये सोचते हैं कि इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी और को फायदा होने वाला है, वो तो आप खुद कह रहे हैं। चाहे वो मकान का मामला हो कि इनडेफिनिटली, आज ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, किसी और को आज तक इस तरह अनप्रेसिडेंटली दिल्ली में मकान जो है उसका ऑक्यूपेशन का एक्सटेंशन नहीं मिला है। दिस हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड केस। सो इस पे भी क्वेश्चन उठता है, व्हाई, नंबर वन। नंबर टू कि ये पद्मश्री से पहले भी अगर बेस्ट लेजिस्लेटर का जो अवार्ड मिला वो भी गुलाम नबी साहब को ही मिला। ऐसा नहीं कि गुलाम नबी साहब की परफॉर्मेंस एज मेंबर अच्छी नहीं रही, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी कई और लोगों की भी रही है और बाकी पार्टीज में भी रही है। तो उसमें पिक एंड चूज करके जो गुलाम नबी साहब को ही वो बेस्ट लेजिस्लेटर का, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद में उनको राज्यसभा अपना इससे भी नवाजा गया, पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो ये सारी बातें जो है ये इंडिकेटिव हैं। पीछे क्या है वो तो एक सबके सामने बात है कि वो उसका किस तरीके से उसको सोचेंगे और उसके बारे में अपनी राय बनाएंगे। बाकी ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेटिव्स हैं। 370 पर कहीं एक बयान आजाद साहब ने दिया, तो आप कैसे मानते हो उन स्टेटमेंटों को अभी आज के दौर में? आज के दौर में उन्होंने क्या 370 के बारे में कहा? पहले कहा था ना। नहीं, 370 के बारे में जो उन्होंने कही वो तो उन्होंने पार्लियामेंट, वो तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड दिया ना, वो उनका कोई जाती स्टैंड तो नहीं था। वहां पे जो भी कुछ पार्लियामेंट में जो भी कुछ कहा जाता है उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है और वहां पे कांग्रेस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो जॉब असाइन करता है कि किस शख्स को क्या कहना है। तो जो कुछ पार्लियामेंट में कहा जाता है या जो कुछ आजाद साहब ने 370 के बारे में वहां पे कहा, वो पार्टी लाइन को उन्होंने वहां पे उजागर किया, कोई अपनी जाती लाइन उनकी नहीं थी। ये एक बड़े कदावर लीडर बने, लेकिन कश्मीर से नहीं बने। ये कश्मीर से उठ के महाराष्ट्र में एमपी बने और उसके बाद उन्होंने मुड़ के देखा नहीं, और तब ये कश्मीर के साथ कोई राब्ता नहीं रखा इन्होंने। लेकिन जब ये वहाँ पर अपना मुकाम इन्होंने बना लिया, क्योंकि ये बिल्कुल संजय गांधी के करीब थे और उस वक़्त यूथ कांग्रेस का एक बड़ा जोर था पूरे हिंदुस्तान में, उसमें ये जुड़े रहे। उसके बाद इन्होंने कश्मीर में यहाँ के जितने भी लीडर्स थे, मैं सईद मीर कासिम से लेके मुफ्ती मोहम्मद सईद, जरगर साहब, इवन कयूम साहब चरार शरीफ से, सबको कांग्रेस से निकलवा दिया ताकि मेरी कश्मीर में एक जगह बन जाए, मेरा मुकाबला कोई ना करे। जिसकी वजह से कश्मीर में खलबली जो है वो शुरुआत हुई और उसी वक्त फिर काजी निसार का अनंतनाग में बाहर आना, और कश्मीर में एक, मैं ये आपसे कहूँ कि यहाँ के नौजवानों का जो खून बहा उसमें कहीं आज़ाद साहब जिम्मेवार हैं।
आप मुझे इसमें अगर डिटेल में बताने जाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इन्होंने यहाँ के जो एक माहौल था, सेकुलर माहौल, उसको उन लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल फेंका, जिसके बाद कश्मीर में आज तक हमारी सेकुलर जो फोर्सेस थी वो यहाँ इकट्ठी नहीं हो सकी। यहाँ इन्होंने कई बार इंदिरा गांधी को, हमारे उस वक़्त की जो हुकूमत थी, इलेक्टेड हुकूमत थी कश्मीर में, उनको रूट आउट करने में, उनको तोड़ फोड़ करने में अहम अदा किया। लेकिन वो अब आज के नए लोग वो चीज़ें भूल गए हैं, लेकिन पुराने लोगों को याद है। मगर मैं इनको कहूँगा कि आप कश्मीर में एक तामीरी रोल अदा करें अगर कश्मीर की लोकल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। पर इससे कई लोगों को फ़ायदा है। डॉक्टर जितेंद्र जी को उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने में बड़ा फ़ायदा होगा इनके आने से। सो इस लिहाजा इनका एक कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक नया दौर जो है वो शुरू होगा। पर यहाँ हम अमन चाहते हैं और लगता है कि ये भी इस अमन में अपनी जो रोल है वो अदा करेंगे।